हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे पैसेज की और वोकैबुलरी की, क्योंकि आपके जो पटवार एग्जाम है और आपका जो वीडियो एग्जाम है उसमें पैसेज आएगा और वोकैबुलरी आपसे पूछी जाएगी पटवार परीक्षा में। तो उस लिहाज से ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप सीखेंगे कि जो 4-5 क्वेश्चंस पैसेज के आने वाले हैं परीक्षा में वो आसानी से कैसे कर सकते हैं, कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। तो वो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, वो सही तरीका मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि पैसेज कोई भी आए तो कैसे सोल्व करना है, और पैसेज के और वीडियोस भी आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारी ये जो सीरीज है पटवार और वीडियो के लिए इंग्लिश की, ये पटवार परीक्षा तक और फिर उसके आगे वीडियो एग्जाम तक जारी रहने वाली है। तो आप पर डे इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपको समझ में आएगा कि कम समय में अधिक स्कोर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये वाली बुक आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो आपको एक नंबर दे रखा है, इस पर संपर्क करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप जयपुर में रहते हैं तो जयपुर से आपको नोट्स हब पे ये बुक उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप सीकर रहते हैं तो सीकर राज रोजगार सेंटर पर उपलब्ध हो जाएगी। जल्द ही और जिलों में भी ये पहुंचा दी जाएगी बुक, तो वहां पे भी आपको अवेलेबिलिटी इसकी हो जाएगी। तो ये पटवार और वीडियो के लिए भी उपयोगी है बुक, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रामर के जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दे रखा है। और जैसे आज हम जो क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं पैसेज का, तो पैसेज को भी आपको अगर देखेंगे इस बुक में तो आपको पैसेज में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो साथ में उसका हिंदी अर्थ दे रखा है, उसका इंग्लिश में नीचे वोकैबुलरी में इंग्लिश वर्ड्स में उसका क्या मीनिंग हो सकता है, उसका मतलब समानार्थी सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पैसेज भी काफी सारे 15 से 20 पैसेज आपको इस बुक में मिलेंगे, और वो पैसेजेस अगर आप करते हैं तो आपको पता लगेगा कि कैसे आप ये वाले पैसेजेस बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पैसेज देखो क्या दे रखा है, आपको दिया हुआ है कि रीड द गिवन पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव है, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए रहेंगे, उन ऑप्शंस में जो आपको लगे कि हाँ ये उपयुक्त विकल्प है, उस विकल्प को आपको चिन्हित करना है, उस विकल्प वही विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये वाली चीज जो हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें एक तो सजेशन मेरा ये है कि कभी भी पैसेज जब आप सोल्व करें, कोई भी परीक्षा के लिहाज से अगर बात करूं मैं, किसी भी एग्जाम में पैसेज अगर आपका आ रहा है तो आप पैसेज के लिए पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद उसके कीवर्ड्स मैच करिए। कीवर्ड्स का मतलब आपने बचपन में स्कूलिंग में जब पैसेज सोल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि आप लाइन से लाइन मिलाया करते थे, है ना। स्कूलिंग में आपने जब पैसेज सोल्व किए हो तो आपने लाइन से लाइन, आपको पता लग जाता था कि हाँ इस लाइन से क्वेश्चन है, तो वो लाइन यूं का यूं आप उतार दिया करते थे। तो वही कुछ चीजें आपको यहाँ पर भी फॉलो करनी है, जिससे आपके आंसर जल्दी आएंगे और सही आंसर पहुंचोगे आप। तो अभी मैं जब सोल्व करूंगा तो उससे समझ में आएगा आपको, जब अगला सेशन हम लेकर आएंगे इस पैसेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो आप आराम से कर पाओगे। जो पीडीएफ होगा इस सेशन का वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है फिलहाल आरएएस के लिए, तो वो भी 10 अप्रैल तक उस पर एक ऑफर अवेलेबल है, उसके बाद तो फिर वो फीस इंक्रीज उसकी हो जाएगी। तो वो वाला कोर्स भी आप बाई कर सकते हो, आपको दिया हुआ है। और भी काफी सारे कोर्सेज में है, एप्लीकेशन में आपको लिंक दे रखा है, तो उस पर जाके विजिट करना एक बार आप। चलो देखते हैं, पहले आप क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस। अच्छा, एक तो प्रॉब्लम क्या आती है पैसेज सॉल्व करने में कि हम पैसेज का आकार देखकर ही डर जाते हैं, हम पैसेज को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारी हैबिट में नहीं होता है कि हम कोई भी पैराग्राफ पढ़ें इंग्लिश में। तो एक तो ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए। अभी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, और अब उस लिहाज से मैं ये नहीं कह सकता कि आपको कि आप अखबार पढ़ना शुरू कर दो, आप मैगजीन पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन आपकी ये हैबिट में होना चाहिए ताकि डर ना लगे। क्योंकि डर नहीं लगेगा और फिर आप चीजों को पढ़ोगे तो यकीन मानिए सारे आंसर आपके सही आएंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मेरे साथ साथ जैसे मैं बता रहा हूं वैसे अप्रोच करना और आपका आंसर सही निकल कर आएगा। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है साहब कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार, कुछ कुछ मीनिंग तो आपको मतलब ट्रांसलेशन तो आना ही चाहिए ना कि क्या कहना चाह रहा है, एग्जैक्ट नहीं निकालो लेकिन रफ आइडिया निकाल लो। पैसेज के अनुसार द फाइनेंशियल मार्केट्स इन द इमर्जिंग मार्केट, थोड़ा समझना क्या कह रहा है, फाइनेंशियल मार्केट्स कहां पर, इन द इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट होता है उभरती हुई जो बाजार है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो उभरती हुई अर्थव्यवस्था, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, तो उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर जो वित्तीय बाजार हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, और इन इकोनॉमीज में शामिल किसको किया है, भारत को भी, हैड द एडवर्स इंपैक्ट इन रिसेंट ईयर्स। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, लिख लो,
एडवर्स का मतलब क्या होता है? विपरीत। ठीक है, नेगेटिव मान लो इसको, नेगेटिव। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, रिसेंट का मतलब हाल ही के, ईयर्स का मतलब वर्षों में, ड्यू टू किस कारण से है। क्या पूछा है एक बार थोड़ा सा रफ आइडिया लेकर चलो दिमाग में, ताकि जब हम सर्च करने निकले तो आपको आंसर इसका क्लिक हो जाए तुरंत। फाइनेंशियल मार्केट्स कहां पर? इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में, जिसमें कि भारत भी शामिल है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं, अब यहां से यहां तक का छोड़ दें अगर आप, ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स हैड द एडवर्स इंपैक्ट। इनका वित्तीय मतलब इनका एडवर्स इंपैक्ट इन्होंने झेला है, फाइनेंशियल मार्केट्स ने हाल ही के वर्षों में किस कारण से झेला है ये बताना है। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, एडवर्स इंपैक्ट, ये कुछ मिल जाए वहां पर हम रुकेंगे और वहां देखेंगे कौन सा विकल्प सही होगा। तो आइए पैसेज पर, ये पैसेज है। एक बात और बताऊं मैं आपको, अमूमन हर बार नहीं होगा ऐसा, लेकिन जनरली जब आप कोई भी अगर मॉक पेपर्स आप देते हैं, आपने कोई बुक वगैरह पढ़ी हो, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व किए हो, तो आपको समझ में आएगा कि पैसेज में एक इस तरह से बनेगा कि पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, तो फिर दूसरा जनरली इससे नीचे, थर्ड इससे नीचे, फोर्थ इससे नीचे, ऐसे जनरल एक सीक्वेंस चलता है। ठीक है, तो शुरुआत से करें एक बार कि यहां से कोई क्वेश्चन बना हुआ है क्या, फिर हम देखेंगे यहां से बना हुआ है क्या, ऐसे। तो हमारे दिमाग में क्या है? एडवर्स इंपैक्ट वाली बात करनी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया, पढ़ते जाओ, जहां पे वो कीवर्ड्स आ जाएं वहां रुकेंगे, वहां समझेंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया हैव एक्वायर्ड ग्रेटर डेप्थ एंड लिक्विडिटी ओवर द ईयर्स। क्या समझ में आया? कि वित्तीय बाजार जो है भारत में, उन्होंने बहुत ज्यादा गहराई प्राप्त की है और तरलता प्राप्त की है पिछले वर्षों में। स्टेडी रिफॉर्म्स सिंस 1991, तो जो लगातार सुधार हैं, स्टेडी मतलब धीमा धीमा लेकिन लगातार, रिफॉर्म सुधार 1991 से, हैव लेड टू ग्रोइंग लिंकेजेस। इसका परिणाम क्या निकला है? इसका परिणाम निकला है कि लिंकेजेस बढ़े हैं। लिंकेज का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि उसमें संपर्क, कॉन्टैक्ट्स, है ना, ये सब बढ़ा है, संबंध बढ़ा है। इंटीग्रेशन मतलब होता है एकजुटता कह सकते हो, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी की जो इंटीग्रेशन है वो यहां पे देखने को मिला है बढ़ता हुआ, एंड इट्स फाइनेंशियल सिस्टम विद द ग्लोबल इकोनॉमी। यहां तक तो कोई ऐसा आया नहीं ना अभी तक। चलो आगे बढ़ते हैं। वीक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब संभावना होता, लिख लो। ये वर्ड्स जो है ना वोकैब, वो तो छोड़ना ही मत, क्योंकि आपके वोकैबलरी भी है और इस सेशन में मैं वोकैब भी स्टार्ट कर दूंगा, ताकि हम आगे वोकैब को भी कंटिन्यू करें। पॉसिबिलिटीज का मतलब संभावना, ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटीज। वीक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, एक तो कमजोर वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, एंड कंटिन्यूइंग अनसर्टेनिटीज, और लगातार जो अनिश्चितताएं बनी हुई है वो, इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, किसमें? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में, देयरफॉर हैव हैड देयर इंपैक्ट ऑन द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। आया क्या? ये देखो इंपैक्ट वाली बात आई, ये इंपैक्ट वाली बात आ गई, यही तो हमें सर्च करना था। ये देखो ये वाली बात दे रखी है आपको। तो अब आप देखो क्या क्या चीजें हैं, और उसको एक बार आप अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं, उससे समझ में आ जाएगा, और फिर ऑप्शंस देखेंगे क्या क्या है। एक तो है वीक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, एक। दूसरा दिया है कंटिन्यूइंग अनसर्टेनिटीज इन द इंटरनेशनल मार्केट, ये दिया है दो। यहां तक तो हो गया, कोई नहीं, आगे और पढ़ लेते हैं, क्या पता और कुछ दे रखा हो इसके बारे में। तो आगे दे रखा है सॉवरेन रिस्क कंसर्न। सॉवरेन मतलब होता है संप्रभु। वैसे सॉवरेन का एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि जो आजाद हो, जिसका अपने ऊपर खुद का ही कंट्रोल हो, किसी और के अधीन ना हो, उसको सॉवरेन बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, किसी परीक्षा में पूछ सकते हैं। सॉवरेन रिस्क कंसर्न्स, संप्रभु जो खतरे संबंधी चिंताएं हैं, पर्टिकुलरली इन द यूरो एरिया, इस क्षेत्र में, अफेक्टेड फाइनेंशियल मार्केट्स, इसने फाइनेंशियल मार्केट्स को प्रभावित किया फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब वर्ष। ये जो दिया है ना कि इमर्जिंग मार्केट को प्रभावित किया है पिछले वर्षों के अंदर, ये तो कह रहा है कि वर्ष का लगभग जो हिस्सा है ना वो इसकी चपेट में रहा, विद द कंटेजन ऑफ ग्रीस सॉवरेन डेट प्रॉब्लम स्प्रेडिंग टू इंडिया एंड अदर इकोनॉमीज बाय द वे ऑफ हायर देन नॉर्मल लेवल्स ऑफ वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब लिख लो चेंजेबिलिटी, चेंजेबिलिटी मतलब परिवर्तनशीलता को बोलते हैं।
वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशीलता, है ना, लगातार जो परिवर्तन होता रहे उसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। तो दो चीजें आपको यहां पे मिल रही है और एक बात यहां भी मिल रही है कि सॉवरेन रिस्क कंसर्न्स पर्टिकुलरली इन द यूरो एरिया, तो यूरो एरिया विशेष करके यूरो एरिया की बात है, यूरो क्षेत्र की बात है। यहां पे जो ये रिस्क संबंधित चिंताएं हैं इसने भी फाइनेंशियल मार्केट को प्रभावित किया है। भाई यही तो देखना था कि फाइनेंशियल मार्केट को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, यही तो देखना था। अब आइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कहा कि फाइनेंशियल मार्केट जो है उसमें एडवर्स इंपैक्ट जो पड़ा है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट पर नकारात्मक प्रभाव जो पड़ा है वो किस कारण से पड़ा है? तो देखो क्या ये बात नहीं थी वहां पे? वीक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स दे रखा था, अनसर्टेनिटीज इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट दे रखा था, सॉवरेन रिस्क कंसर्न्स इन द यूरो एरिया दे रखा था, बैड मॉनसून, मॉनसून की बात करी थी क्या? नहीं करी थी, ये तो खैर यहीं से यहीं तक का है, ये तो आगे इसका पार्ट है, तो ये वाली बात नहीं करी थी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? 1, 2 और 3 ये सही हुआ आंसर। तो देखो 1 और 2 ये नहीं होगा, 1, 2 और 3 ये आ जाएगा, 2 और 3 नहीं होगा, 2, 3, 4 नहीं होगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? आपको अगर लिटरल ट्रांसलेशन नहीं भी आता है, आपको कितना भी इसमें डर लगता है, देखो डर भगाने का तरीका तो ये है पैसेज का कि आप अधिकतम इसकी प्रैक्टिस करो, परीक्षा से पहले कम से कम 20, 30, 40 पैसेज करके जाओ तो डर खत्म हो जाएगा। फिर आपकी एक्यूरेसी डिपेंड करेगी कि आपकी नजरें इस पर सेट हो जाए कि कीवर्ड्स आप मैच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़िया बन जाएगी, फिर आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो यहां पे हमने निकाल लिया इन कीवर्ड से, ये 3 आपके आंसर होंगे। दूसरे क्वेश्चन में आएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा है क्या कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स आर अफेक्टेड बाय ग्लोबल चेंजेस मेनली ड्यू टू, भारतीय वित्तीय बाजार जो हैं वो ग्लोबल चेंजेस से प्रभावित हैं मुख्यतः किस कारण से? ध्यान से समझिए, भारतीय वित्तीय बाजार जो हैं वो भी प्रभावित हैं किससे? ग्लोबल चेंजेस से। मुख्यतः कारण क्या है इसका? ग्लोबल चेंजेस में ऐसा क्या कारण है, ग्लोबल चेंजेस के कारण भारतीय वित्तीय बाजारों का प्रभावित होने के पीछे कारण क्या है ये बताना है, ठीक है। एक बार ये मैं एक बात और बता दूं आपको कि एक बार आप ये भी पढ़ लिया करो ताकि पता लग जाए कि पैसेज में कुछ है कि नहीं है। अच्छा पैसेज में है वही आंसर होगा, खुद की तरफ से कुछ सोचना नहीं है इसमें, पैसेज में ही सारी इंफॉर्मेशन है। इंक्रीज्ड इनफ्लो ऑफ रेमिटेंसेज फ्रॉम अब्रोड, रेमिटेंस का मतलब होता है सेंट मनी, प्रेषित धन, सेंट मनी प्रेषित धन, ठीक है, रेमिटेंस का मतलब ये होता है। तो इंक्रीज्ड इनफ्लो ऑफ रेमिटेंसेज फ्रॉम अब्रोड मतलब विदेशों से आने वाला पैसा बढ़ा है, इस कारण से ऐसा है। दिमाग में रखिए बस कि प्रश्न में क्या है, उसको सर्च करने के लिए मैं पैसेज पढ़ूंगा, पैसेज पढ़कर प्रश्नों पे नहीं आऊंगा। तो एक तो दे रखा है कि भारतीय बाजार जो है वित्तीय बाजार ग्लोबल चेंजेस से प्रभावित है मुख्यतः, इसके पीछे कारण ये है क्या कि इसमें विदेशों से आने वाला धन की मात्रा बढ़ी है। दूसरा क्या ये है क्या? इनोमस, इनोमस का मतलब होता है वास्ट या ह्यूज, मतलब विशाल को बोलते हैं इनोमस। इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कि जो विदेशी जो एक्सचेंज विदेशी मुद्रा जो भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है, रिजर्व्स का मतलब भंडार है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा मतलब बढ़ी है, इसमें भी मतलब लेवल बढ़ गया है क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। तीसरा ग्रोइंग ग्लोबल लिंकेजेस, क्या बढ़ता हुआ ग्लोबल लिंकेजेस और इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, ये कारण है क्या जो हम पढ़ चुके हैं अभी। कंटेजन ऑफ ग्रीस सॉवरेन डेट प्रॉब्लम अभी आया था, क्या ये कारण है क्या? कंटेजन का मतलब संक्रमण होता है, लिख लेना, संक्रमण होता है, ठीक है। तो ये कुछ देखना है आपको, तो आइए आगे देखते हैं। देखो पहला तो हमें दे ही रखा है, ये तो हमने पढ़ा ही है अभी। एक तो ये देखना है कि मेनली क्या कारण है, ये पूछा है, मेनली मुख्यतया क्या कारण है। तो एक तो इसने ये वाली बात दी, कौन सा, कि स्टडी रिफॉर्म्स जो हुए हैं, स्टडी रिफॉर्म्स जो हैं 1991 से जो रिफॉर्म्स हुए हैं, सुधार हुए हैं, इसका परिणाम ये निकला है। ये लेड टू जो है ना, लीड की थर्ड फॉर्म है, लेड टू का मतलब होता है परिणित होना, इसका मतलब वैसे लिख सकते हो रिजल्ट इन, रिजल्ट इन, परिणित होना, मतलब इसका रिजल्ट ऐसा निकला है। तो लगातार जो सुधार हो रहे हैं 1991 से, उसका रिजल्ट ये निकला है कि लिंकेजेस और जो इंटीग्रेशन है इंडियन इकोनॉमी का वो बढ़ा है ना, और इसका जो वित्तीय सिस्टम है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ वो बढ़ा है। समझ में आ रही है कि इसका लिंकेजेस और इंटीग्रेशन जो है इंडियन इकोनॉमी का और फाइनेंशियल सिस्टम का ग्लोबल इकोनॉमी से ये हुआ है। समझ में आ रही बात? इसमें तो ये दिया है। आगे देखो,
आगे हम इसमें तो कोई कारण था नहीं, एक विकल्प आपको यहां दे रखा था कि कंटेजन वाला, कहां से है ये देखो, कंटेजन ऑफ ग्रीस सॉवरिन डेट प्रॉब्लम स्प्रेडिंग टू इंडिया एंड अदर इकोनॉमीज बाय वे ऑफ हायर देन नॉर्मल लेवल्स ऑफ वॉलेटिलिटी। तो ये तो इसमें यो कह रहा है कि वो कारण बताए हैं कि क्या नेगेटिव इंपैक्ट किस कारण से पड़े थे, उसके कारणों में ये आना चाहिए था। उसके कारण की बात है, उसके कारणों में तो हम चले ही गए थे, तो ये कारण उसका नहीं है, छोड़ दो। आगे पढ़ो फिर इसको, तो आगे पढ़ोगे तो इसमें कहीं पर वो दो विकल्प और थे, वो हैं क्या? एक तो क्या था, फॉरेन रिजर्व इंक्रीज हुआ है, ये है क्या? या फिर जो विदेशों से आने वाला पैसा है, रेमिटेंस है, उसका इनफ्लो इंक्रीज हुआ है क्या? ये दे रखा है क्या, ये देख लो आप। तो देखो पढ़ने चलो फटाफट से, वो सो कीवर्ड्स मिल जाए तो रुक जाना, नहीं मिले तो चलने देना। द फंडिंग कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस, है ना, प्रतिबंध मतलब रुकावटें। द फंडिंग constraints in international financial markets could impact both the availability and cost of foreign funding for banks and corporates since the Indian financial system is bank dominated। बैंक्स एबिलिटी, बैंक की बात करनी शुरू कर दी इसने। आगे देखेंगे इंडियन बैंक्स हाउएवर, बैंक की बात कर रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट लेवल्स इन रिसेंट पास्ट, कैपिटल एडिक्वेसी लेवल रिमेन्स अबव द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, द फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूज टू फंक्शन विदाउट एनी मेजर डिसरप्शन विद फर्दर ग्लोबलाइजेशन कंसोलिडेशन रेगुलेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पे तो कोई बात है ही नहीं। वो जो दो ऑप्शन जो थे दे रखे थे ना, एक तो क्या रेमिटेंस वाला कि वो इनफ्लो इंक्रीज हुआ है क्या, एक फॉरेन एक्सचेंज जो आपका था, रिजर्व था, वो बढ़ा है क्या, ये दोनों बातें नहीं है। और कंटेजन वाला मैंने मना कर दिया, तो फिर इसका कारण क्या है, एक बार फिर पढ़ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स प्रभावित हैं ग्लोबल चेंजेस से। कारण क्या है मुख्यतया, तो ग्लोबल चेंजेस से प्रभावित इस कारण से हैं कि स्टीडी जो रिफॉर्म्स हुए हैं 1991 से, उसके कारण क्या हुआ, ग्रोइंग लिंकेजेस और इंटीग्रेशन जो है इंडियन इकोनॉमी का और इसके वित्तीय सिस्टम का ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में, वो यहाँ पे ग्रो हुआ है। ठीक है, मतलब ये इसका रिजल्ट इसमें निकल कर आया, ये रिफॉर्म्स के कारण ऐसा ऐसा हुआ, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यही एकमात्र विकल्प बचा, क्योंकि मेनली पूछा था रीजन, मुख्यतः पूछा था, ऐसा भी नहीं पूछा था कि पर्टिकुलर ईयर में क्या था, ऐसा भी नहीं पूछा था। ठीक है, तो साहब इसमें ये ऑप्शन आपके पास था नहीं, ये ऑप्शन आपके पास था नहीं पैसेज में, ये दो थे, इसमें ये वाला पहले वाले का आंसर में आ जाता। ठीक है, और एक पर्टिकुलर ईयर विशेष की बात है कि ईयर का मुख्यतः बड़ा हिस्सा जो है वो इसके कारण प्रभावित था, तो आपका आंसर जो है वो ये आ जाएगा। समझ में आ रही है? ग्लोबल ग्रोइंग ग्लोबल लिंकेजेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, ये आपका यहां पे आंसर होगा। तो दो प्रश्नों के आंसर हम अभी तक निकाल चुके हैं, उसी तरीके से ही अगले क्वेश्चंस के आंसर भी आपको निकालने हैं। चलें आगे, तीसरे क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसमें बैंक की एबिलिटी टू है विदस्टैंड का मतलब एक प्रकार से टॉलरेट है, विदस्टैंड का मतलब एक प्रकार से है टॉलरेट, मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना। स्ट्रेस इज क्रिटिकल टू का मतलब एक प्रकार से है इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए, और पैसेज कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन कीवर्ड सर्च करने की क्षमता डेवलप कर लो, काम हो जाएगा आपका। पैसेज के अनुसार इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसमें बैंक की जो क्षमता है, बैंक की जो योग्यता है कि वो स्ट्रेस को झेल जाता है, वो महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर का सुनिश्चित करना, क्या सुनिश्चित करने के लिए, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब कुल मिलाकर पूरी की पूरी जो वित्तीय स्थिरता है उसको सुनिश्चित करने के लिए। क्योंकि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, क्या है वो बताना है यहां पे। ठीक है, बैंक वाली बात आई थी अभी जब हम लगातार फटाफट से पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बैंक वाली बात की थी, तो उसी पैराग्राफ में ये आपको मिल जाएगा बैंक की बात। तो फिर समझ लो, प्रश्न दिमाग में डाल लो, क्या कहना चाह रहा है कि बैंकिंग जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें बैंक की जो क्षमता है स्ट्रेस को झेलने की, वो महत्वपूर्ण है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए। कारण इसका ये है, बैंक वाली ये क्षमता इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बैंक से क्या होता है, एक बार पढ़ लो कि क्या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कंट्रोल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये बैंक्स के साथ कम यहाँ पे इंटीग्रेटेड, मतलब एक प्रकार से विलय मान लो, एकीकृत मान लो, है ना, तो ये बैंक्स के साथ में लेस इंटीग्रेटेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंट्रोल होता है या डोमिनेटेड बाय बैंक्स है, मतलब बैंक से ही प्रभावित है। डोमिनेट का मतलब प्रभुत्व इसी का है, इन्फ्लुएंस इसी का है। इनमें से देखना है आपको। आइएगा पैसेज पर, जहां तक पढ़ लिया है उसको छोड़ देना,
आगे पढ़ना स्टार्ट करना, क्योंकि वहां तो हमने आंसर निकाल लिया और कुछ याद भी है आपको। क्या था देखो, ये तो हो गया कंटेजन वाला। द फंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स could impact both the availability and the cost of foreign funding for banks and corporates since the Indian financial system is bank dominated। आपका आंसर आ गया। क्या था? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो बैंक के द्वारा क्या है? डोमिनेटेड है। कीवर्ड देखो, कीवर्ड देखो, काम हो जाएगा। ये बैंक के द्वारा डोमिनेटेड है। बैंक्स एबिलिटी टू विथस्टैंड स्ट्रेस इज क्रिटिकल टू ओवरऑल फाइनेंस। यहीं से तो पूछा था आपसे कि बैंक की जो क्षमता है वो क्रिटिकल है, महत्वपूर्ण है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। कारण क्या है? क्योंकि ये जो सिस्टम है वो किससे डोमिनेटेड है? बैंक से। तो बेटा आंसर पे आ जाओ और लगा दो यहां पे। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया डी, डोमिनेटेड बाय बैंक्स। क्लियर है? नंबर 4 में आइएगा, रिस्क एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट अज्यूम्स। अब आपको ये वाला कीवर्ड देखना है, कहां पे दे रखा है? रिस्क एंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी तरलता होती है, कैश की मात्रा होती है। तो रिस्क मतलब ये फाइनेंशियल आर्टिकल है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पैराग्राफ में भी कहानियों को ही डील किया है। केवल कहानियां पढ़ते हैं, सिंपल लैंग्वेज पढ़ते हैं, थोड़ा सा टफ भी लग सकता है पैसेज, लेकिन यकीन मानिए मैं जो तरीका बता रहा हूं कि कीवर्ड्स को सर्च करो और उसके बाद में टिक कर दो फटाफट से आपका आंसर, तो वो बिल्कुल कारगर है। लेकिन इसके लिए भी आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एकदम से एग्जाम में पहली बार देखोगे तो फिर तो आप डर ही जाओगे, फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना? रिस्क एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट अज्यूम्स मोर इंपॉर्टेंस। अज्यूम इंपॉर्टेंस का मतलब है इसका महत्व है। रिस्क और लिक्विडिटी मैनेजमेंट है उसका बहुत अधिक महत्व है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, भविष्य में इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। कारण क्या है इसका? मतलब रिस्क एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट का महत्व किस कारण से है? रिस्क और लिक्विडिटी मैनेजमेंट, बस ये कीवर्ड याद रखो। क्या क्या दे रखा है? फर्दर ग्लोबलाइजेशन, आगे चल के जो वैश्वीकरण हो रहा है उस कारण से। कंसोलिडेशन हो रहा है मतलब सुदृढ़ीकरण, ये होता है स्ट्रेंथनिंग करना, मजबूती देना, सुदृढ़ीकरण करना। डीरेगुलेशन का मतलब होता है विनियमन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण ऐसा है, कंसोलिडेशन और डीरेगुलेशन के कारण ऐसा है। डाइवर्सिफिकेशन, विविधता, विविधता को बोलते हैं, इस कारण से ऐसा है। या फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में जो वित्तीय समावेश है, इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करने का प्रोसेस, इंक्लूड से बना है इंक्लूजन, समावेशित। इकोनॉमी में जो ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ज्यादा वित्तीय समावेश है, इस कारण से ऐसा है। क्या क्या बताया? ग्लोबलाइजेशन, कुछ कुछ कीवर्ड सर्च रखो, दिमाग में रखो, बाकी कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, लिटरल नहीं निकालना है। और ये मैं हर एग्जाम के लिए बता रहा हूं, केवल पटवार वीडियो की बात नहीं कर रहा, ये हर परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पैसेज तो पैसेज ही है, सब में इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन के कारण ऐसा है, कंसोलिडेशन और डिरेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के कारण ऐसा है, डाइवर्सिफिकेशन के कारण ऐसा है, या इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इस कारण से ऐसा है। आओ आगे, बैंक वाला पैराग्राफ पूरा हो गया था अपना। ठीक है, यहां तक तो बैंक वाला पूरा हो गया। आगे देखिएगा, इंडियन बैंक्स हाउएवर रिमेन रोबस्ट नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद। A decline in capital to risk-weighted assets ratio and a rise in non-performing asset levels in the recent past. Capital adequacy level, adequacy का मतलब होता है पर्याप्तता, sufficient होने की स्थिति। Levels remain above the regulatory requirement. The financial market infrastructure continues to function without any major disruption. With further globalization, consolidation, deregulation, diversification of the financial system, the banking business may become more complex and riskier. Issues like risk and liquidity management enhancing skill therefore assume great significance. आपका आंसर ये रहा। देखो क्या कह रहा है, ये रहा। यही तो पूछा था प्रश्न में आपसे कि रिस्क एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट ये ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं? ये तो बताया है, परिणाम इसलिए रखते हैं। किस कारण से? यहां से स्टार्ट करो, ये फुल स्टॉप है यहां पे। एक तो है ग्लोबलाइजेशन, आ गई बात। एक है कंसोलिडेशन, डीरेगुलेशन, दूसरी बात। एक है डाइवर्सिफिकेशन, तीसरी बात। क्या वो है इंक्लूजन वाला? वो नहीं है, है ना? इंक्लूजन वाली बात नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली बात इसमें। तो ये तीन चीजें हैं। आओ इसमें क्या कहा? एक तो है ग्लोबलाइजेशन, दूसरा है कंसोलिडेशन एंड डीरेगुलेशन, तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, ये वाला है नहीं, तो 1, 2 और 3, 1, 2, 3 किस में है? 1, 2 और 3 ए में है। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई क्या मेरी? पहला पैसेज मैंने करवा दिया है आपको, है ना? और इसी के बेसिस पर आपको अगली क्लास समझ में आएगी, क्योंकि जो मैंने बेसिक्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, फिर अगले में तो सीधा क्वेश्चन पे ही हम आएंगे, है ना? अब वोकैबुलरी की बात रही, तो वोकैब मैंने स्टार्ट की है बुक से। जो हमारी बुक है आरएएस वाली, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली, उससे हमने शुरू किया है क्या?
आपका जो वोकैब वाला पार्ट है, वोकैब वाला सेगमेंट, वहां से हमने स्टार्ट किया है। ये देखिएगा, ये वोकैब है आपकी। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 5 वर्ड्स पर डे के, और अगली क्लास से फिर क्या होगा कि हम लोग इसके रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे। आपको वर्ड याद करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 5-5 वर्ड पर डे के याद करो, परीक्षा तक याद करो। टाइम है आपके पास अभी, काफ़ी सारे अच्छे वर्ड्स याद हो जाएंगे और 4 ऑप्शन देखकर आप टिक कर दोगे, लगभग कहीं मैच हो जाएगा वर्ड। अबेंडन पहला शब्द है। अबेंडन का मतलब दोस्तों होता है छोड़ना या त्यागना। ये तो हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि आपको अजीब ना लगे, बाकी इंग्लिश में ही आएगा एग्जाम में। तो लीव और फोरसेक इसके सिनोनिम्स हैं। अबेंडन के सिनोनिम्स क्या हैं? लीव और फोरसेक मतलब छोड़ना या त्यागना। दूसरा है अपसर्ड, ABSURD, अपसर्ड। अपसर्ड का रिडिकलस, ल्यूडिकरस, फार्सिकल, उपहासात्मक कह सकते हैं इसको, या फिर इसको आप कह सकते हैं जो मखौल उड़ाने वाला, किसी का मजाक उड़ाने वाला, उपहासात्मक, अपसर्ड। तीसरा है इटर्नल। इटर्नल का शाश्वत होता है, अंतहीन होता है, तो इसका परपेचुअल, एवरलास्टिंग या एंडलेस हो सकता है। परपेचुअल, एवरलास्टिंग एंड एंडलेस, अंतहीन, शाश्वत। फिर है फैसाइल। फैसाइल का मतलब होता है जो आसान हो करने में, जैसे लर्निंग इंग्लिश इज फैसाइल, अंग्रेजी सीखना आसान है। तो फैसाइल का एफर्टलेस है, इजी है, अनएग्जैक्टिंग है। अगली क्लास से जब हम वोकैब को रिवाइज करना शुरू करेंगे तो वहां आपको पता रहना चाहिए। वहां केवल इतना ही मैं लिख के दूं आपको कि भाई अबेंडन है, तो अबेंडन के 2 वर्ड्स या एक वर्ड जो भी आपको आता है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब लीव और फोरसेक है। ऐसे करके रिवीजन भी हम कर लेंगे, ठीक है। फिर है फैसाइल। फैसाइल का एफर्टलेस, इजी, अनएग्जैक्टिंग हो गया, आसान। डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का मतलब होता है निंदनीय या शर्मनाक जो है, तो ये है डिसग्रेसफुल या शेमफुल। इसको फल बोलते हैं, फुल नहीं बोलते। डिसग्रेसफुल या शेमफुल, ठीक है, डिसग्रेसफुल या शेमफुल। 5 वर्ड्स हुए। फटाफट से क्विक रिवीजन अगर हम करें तो अबेंडन का लीव और फोरसेक है, एक बार आप बिना देखे बोलने की कोशिश करना मेरे साथ साथ। दूसरा अपसर्ड है। अपसर्ड का उपहासात्मक होता है, बेहुदा होता है, तो इसका क्या करेंगे? रिडिकलस, ल्यूडिकरस, फार्सिकल। रिडिकलस, ल्यूडिकरस, फार्सिकल। तीसरा शब्द क्या है? इटर्नल। इटर्नल के लिए हम क्या करेंगे? इटर्नल के लिए परपेचुअल होता है, एवरलास्टिंग होता है, एंडलेस होता है, जो शाश्वत है, अंतहीन है, उसको बोलते हैं। फिर अगला शब्द कौन सा था? अगला शब्द है फैसाइल। फैसाइल का एफर्टलेस, इजी, अनएग्जैक्टिंग, आसान है, या फिर आप इसको कहें जो चीज मुश्किल नहीं है, बहुत ही एकदम स्मूथली आप कोई काम कर सकते हो, उसको बोलते हैं फैसाइल। फिर एक है डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल शर्मनाक या निंदनीय होता है, डिसग्रेसफुल या शेमफुल इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो ये था दोस्तों हमारी आज की क्लास में। पिछले कुछ दिनों से आपको पटवार और वीडियो के लिए रेगुलर क्लास मिल रही है। आप इन सेशंस को जरूर से देखिए और इनकी PDF आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहां से आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।